डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सैनी 10th क्लास के इस वीडियो लेक्चर में आप एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो 10वीं प्रश्नावली है 10.1 उसके क्वेश्चन। इससे पहले हमने बेसिक का वीडियो बनाया है जो आपकी मदद करेगा प्रश्नावली को समझने में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने उन्हें देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा पहले उसे देखें और उसके बाद में हम जो पॉइंट उसे देखें। ठीक है, तो जो पॉइंट है 10.1 इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य लिखिए और अपने उत्तर को उचित भी दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। किसी रेखा से समान दूरी पर, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, अब इनसे समान दूरी पर, तो इनसे समान दूरी पर आपको पता है कि इससे समान दूरी पर एक ऊपर की लाइन और बन जाएगी और एक नीचे की लाइन और बन जाएगी। ठीक है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दो रेखाएं होती है और जो पहले वाली लाइन थी, जैसे ये मान लीजिए मूल लाइन है ना, इसके दोनों ओर विपरीत, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, जैसे कि हमने बेसिक में देखा था। तो ये जो बुक वाला है जो क्वेश्चन है वो क्या आता है कि क्या है, ये समुच्चय एक लाइन होती है, नहीं कितनी लाइनें होती हैं, दो लाइनें होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला है वो आ जाएगा रॉन्ग है। ठीक है, और अब सेकंड, एक वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। तो यह सत्य है और जब सत्य हो तो हमें उसका रीजन नहीं बताना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, तीन दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। ये जो कथन है, जैसे दूसरा सेकंड था वो सत्य है और जो थर्ड है वो है असत्य। इसका रीजन ये कहता है कि ये कोई लाइन है, अब इस पर जो तीन बिंदु है ए, तीन बिंदु इस प्रकार है कि वो इस रेखा के समुच्चय नहीं। तो रेखा के समुच्चय मतलब इस रेखा के ऊपर ही नहीं है। तो मान लीजिए दूसरा पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो रेखा के ऊपर तीनों नहीं है। तो क्या ये सरेख है? क्या ये सरेख नहीं हो सकते। सरेख होने के लिए जरूरी है कि वो तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये जो तीसरा है वो भी क्या हो जाएगा, असत्य। और अब पॉइंट नंबर 4, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 4 की बात करें हम, दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखाओं से समान दूरी दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ है दोनों रेखाओं की समांतर रेखा होती है, नहीं। जैसे मान लीजिए पहली हमें दो लाइन दे रखा है एल और एम, तो हो सकता है कि समांतर तो होगा, तो क्या ऊपर हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं ना, क्या ये भी तो समांतर है, तो ये इसके क्या इन दोनों से क्या समदूरस्थ है। ये वाला लाइन जो ऊपर बनाया आपने एल और एम से समान दूरी पर नहीं है, एल के पास है जबकि एम से दूर है, और जो नीचे वाली है वो एम के पास है जबकि एल से दूर है। इसे सत्य होने के लिए क्या होना चाहिए था, एल और एम के मध्य में वो होना चाहिए था। अगर वो एल और एम के मध्य में होता तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता, सत्य। ठीक है, और अब हम पॉइंट नंबर 4 के बाद, ये तो असत्य था ना 4। अब जो 5th है वो है दो बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबवर्धक होता है या लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। जो ट्रू है उसका रीजन हमें बताने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो फॉल्स है उसका रीजन देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया, जो चौथा था वो था असत्य, इस वजह से रीजन दिया। तीसरा असत्य, इसका रीजन यहाँ पर दिया। और जो थर्ड है वो सेकंड है, इसका रीजन नहीं दिया क्योंकि ये सत्य है। जो फर्स्ट है उसका रीजन ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या कहता है हमसे, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि जो चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और हमें सिद्ध करना है कि फिर ये जो चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो एक समांतर
चतुर्भुज है। तो इसके लिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है, मान लेते हैं कि जो ए बी सी डी है वो एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी चतुर्भुज। ए बी सी डी चतुर्भुज के विकर्ण ए सी व बी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका डायग्राम, क्योंकि हमें समांतर दिखाना है तो थोड़ा सा समांतर की तरह बना लेते हैं इसे। A B C और D विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये बनाइए विकर्ण, और किस बिंदु पर O, इसे हमने मान के रखा है। ठीक है, अब इसे सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि जो समूह भुजाएं हैं वो समांतर होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस AB को समांतर दिखाना होगा इस CD के, और जो BC भुजा है इसे समांतर दिखाना होगा इसे AD के समांतर दिखाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए लिख दीजिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसे समांतर चतुर्भुज कब बोल सकते हैं, जब AB समांतर हो CD और जो BC है ये समांतर हो AD के। अगर आप लोग ऐसे दिखाते हो कि ये इसके समांतर और ये इसे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो रचना में कुछ करना नहीं है और सीधा ही आ जाइए उपपत्ति में। उपपत्ति, और उपपत्ति में इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इनके समूह भुजाओं को समांतर दिखाना है, और समूह भुजाएं समांतर दिखाने के लिए एक पॉइंट देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए दो लाइनें हैं, समांतर रेखाएं नजर आ रहा है और इनको एक तिर्यक रेखा ने काट दिया इसे। ठीक है, तो इस तिर्यक रेखा ने काटा तो ये जो कोण बन रहा है जेड की शेप में, जैसे यहाँ पर खूब सारे कोण बन रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ये वाला जेड की शेप में बनता है। तो ये जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। जब भी दो समांतर रेखाएं काटते हैं एक दूसरे को, तो जो जेड की शेप में कोण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण, और वो दोनों बराबर होते हैं। और अगर ये दोनों कोण बराबर, इसका मतलब ये फिर क्या होंगे, समांतर। जस्ट इसका विपरीत है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो बनने वाले एकांतर कोण है वो समान होते हैं, जबकि इसका विपरीत क्या है, अगर दो रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है और उनके द्वारा जो बनने वाले एकांतर कोण की तरह कोई भी दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, और वो समान है, इसका मतलब वो दोनों रेखाएं कहती फिर समांतर। तो यहाँ पर भी जेड की शेप में आपको ये नजर आ रहा है कि ये कोण और ये कोण, अगर इन दोनों कोणों को अगर हम बराबर दिखा दें और अगर ये कोण दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब ये होगा कि ए बी समांतर होगा इससे सी डी के। ठीक है, इसी प्रकार जब ये कोण और ये कोण भी बराबर हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी सी समांतर इसे ए डी के। तो अब इन दोनों कोणों को हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, और इन दोनों कोणों को बराबर दिखाने के लिए इन दोनों जो त्रिभुज है इन्हें हमें करना होगा सर्वांग समसिद्ध। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ना। ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी व सी ओ डी में क्या लिखें कि हमें दे रखा है कि विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित। समद्विभाजन का मतलब ये है कि ये जो भाग है इस भाग के बराबर है और ये जो पार्ट है, जो टुकड़ा है वो इस टुकड़े के बराबर, जो यानी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। जितना ऊपर की ओर है उतना नीचे की ओर, जितना लेफ्ट उतना ही
राइट, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें एक तरह से दे रखा है कि जो AO है वो बराबर है CO के, और जो OB है ये बराबर है OD के, क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे है ना, और इसका रीजन दिया हुआ। ठीक है, ये दो कारण हुए। और तीसरा इसमें कौन, इन दोनों को सर्वांग दिखाने के लिए ये आपने दो रीजन दे दिए। तीसरा देखिए AOB बराबर होगा COD के, AOB बराबर होगा COD। और ये कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान रखना है ना। अब इसके बाद अगर ये तीन रीजन हो चुके हैं, कौन सा, भुजा, भुजा, कोण, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भुजा, कोण, भुजा। ठीक है, भुजा कोण भुजा क्या कहता है, भुजा कोण भुजा। ठीक है, फिर भुजा कोण भुजा, यानी कि अगर दो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य का कोण किसी दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य के कोण के क्या हो, समान, तो वो दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम। ठीक है, तो वैसा ही हमने यहाँ पर किया, इन दोनों भुजाओं को और उनके बीच का कोण समान दिखाई, ऊपर वाले त्रिभुज की दोनों भुजाओं और उनके बीच के कोण के। तो अब इसे हमें सांकेतिक रूप में लिखना होगा कि ये जो गुणधर्म है, इससे हम जो दोनों त्रिभुज हैं उनको क्या कर रहे हैं, सर्वांगसम बोल रहे हैं। ठीक है, और सर्वांगसम क्या लिखोगे, कैसे, इस प्रकार से, त्रिभुज AOB सर्वांगसम है। ठीक ना, ये सिंबल है सर्वांगसम का। AO पहले देखिए AO, तो जो एक बार कटा हुआ यानी ये भाग किस दूसरी त्रिभुज में किसके बराबर था, इसके, तो पहले इसी भाग को लिखना होगा, ना कि इसे। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि आपने लिखा AOB, तो सबसे पहले AO, तो जो AO है किसके समान है, AO समान है OC के, तो इधर से चलाइए आप लोग COD। और ये जो सेकंड वाला पार्ट था OB किसके है ये, तो जब दो बार आए तो आप लोग इसके ऊपर जाओगे ना, पहले इस एक वाले पर फिर दो वाले पर, तो इधर से एक बार काटा हुआ है फिर दो बार, तो इस प्रकार से त्रिभुज बोलेगा। क्या लिखें, त्रिभुज COD। और इसके बाद अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण समान होने वाले। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम कोण लें OAB, तो ये आया कोण। तो अब इस त्रिभुज में कौन सा आएगा, यहाँ से देख लीजिए, अगर ये सांकेतिक रूप में आपने ठीक लिखा है तो सही लिखिए, यहाँ से फिर से बीच वाला लिए पहले, तो यहाँ से लीजिए O, फिर फर्स्ट तो C, और लास्ट तो D। ये सही कब बैठता है, जब आप लोगों ने सांकेतिक रूप में पूर्णतः ठीक लिखा हो, तब ये सही आता है। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख देंगे कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। ठीक ना, एकांतर कोण है और समान है। और एकांतर कोण कब बनते हैं, जब दो रेखाएं समांतर हो, और समांतर रेखा यहाँ पर होगी फिर AB, समांतर होगा यहाँ पर CD। और इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं कि BC समांतर होगा AD के। ठीक है, देखो ये हमें सिद्ध करना था कि समूह भुजाएं समांतर हो गई तो इसे समांतर चतुर्भुज लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा क्या, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3